नेपोलियन और कंजर्वेटिव जो थे एक दूसरे के अपोजिट थे। अपोजिट क्यों थे? क्योंकि नेपोलियन चाहता था कि यूनाइट करना, सबको एक करना। हालांकि डेमोक्रेसी के फेवर में ये भी नहीं था, लेकिन ये सबको चाहता था यूनाइट करना। इसने राइट ऑफ बर्थ यानी कि जो आज़ादी, प्रिविलेजेस। तो लिबरल मीन्स होता है कि आप हर चीज़ के लिए आज़ादी दें, कि किस तरह से उसमें चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, हम कैसे अपनी सोच को और कैसे अपनी स्वतंत्रता वापस ले सके, वो सारी चीज़ें लिबरलाइजेशन में आती हैं। तो लिबरलाइजेशन उसे कहते हैं उदारवाद होना, हर किसी के लिए उदारवाद होना, हर किसी चीज़ को मौका देना, हर इंसान को मौका देना। सो हाउ इट वाज रिलेटेड, तो आज़ादी हर चीज़ की होती है, राइट टू लिबर्टी होती है, राइट टू स्पीक होता है, ठीक है, राइट टू रिलीजन होता है। तो मोस्ट ऑफ थिंग्स के लिए वहाँ पे जो आज़ादी थी, जितने भी रिच पर्सन हैं इंडिया के, टॉप मोस्ट जो पर्सन है जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ जी, मुकेश अंबानी कह सकते हैं, जो पेंडेमिक वगैरह इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उन्हें क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव। तुम गधे ऐसी क्या मतलब ऐसी बैठने आए हो? सिंपल सा है। अगर हम रेवोल्यूशन मतलब शॉर्ट चेंजेस चाहते हैं, जल्दबाजी में शॉर्ट टर्म में चेंजेस चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? फॉलो रेवोल्यूशन फॉलो। बताओ, मोदी जी के फैन लग रहे हो? हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सर स्टडी पॉइंट में। आज हम नेशनलिज्म इन यूरोप, जो कि चैप्टर 1 आपका हिस्ट्री 10th क्लास का, इसका सेकंड पार्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे जो कि जिनके साथ में आज हम ये करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आप दोनों, आप तीनों जरा अपनी अपनी बुक्स खोल लेंगे। तरुण खोल लिया है ठीक से? कासिम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। क्वेश्चन 1 से 40 तक हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि फ्रेडरिक सोरियो, अर्नेस्ट रेनान, सिविल कोड 1804, कार्ल कास्पर फ्रिट्ज, ये सब कौन थे? तो तरुण, कौन थे ये सब? बोलो। आर्टिसंस थे जिन्होंने हु वाज फ्रेडरिक सोरियो? सर फ्रेडरिक सोरियो वाज एन पेंटर who has draw art related to democracy picture. हाँ, इन्होंने ही वॉज अ फ्रेंच पेंटर। उन्होंने ड्रॉ किया था, क्या ड्रॉ किया था? एक पेंटिंग ड्रॉ की थी जो कि ये शो करती थी कि नेशनलिज्म की भावना जो है यूरोप में किस तरह से स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट है अर्नेस्ट रेनान, हमने पढ़ा कि फ्रेंच फिलोसफर थे। और सिविल कोड ऑफ 1804 क्या होता है? सिविल कोड ऑफ 1804 में 3 बातें ध्यान रखनी है। कौन सी 3 बातें? सर एक तो ये कि उसको नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है। हाँ, नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है। गुड। आगे कासिम, तुम बताओ। तुम गधे ऐसे ही क्या मतलब ऐसे ही बैठने आए हो? हाँ जी, बोलिए तरुण। सर इसमें सर ये भी था कि जी बताइए तरुण। सर ये कोड इसमें ये था कि प्रिविलेजेस जो थे, जो भी बर्थ प्रिविलेजेस थे उसको एबोलिश किया गया था, उसको एंड किया गया था, ठीक है। साथ में ये था कि राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया था। और थर्ड पॉइंट ये कह सकते हैं कि जो एक्सपोर्टेड रिलीजन्स थे वो फ्रेंच के कंट्रोल में आ गए थे। हाँ, जो फ्रेंच के कंट्रोल में या फिर नेपोलियन के कंट्रोल में आ गए थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कार्ल कास्पर फ्रिट्ज जो था वो जर्मन पेंटर था। इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई बुक में। अब नेक्स्ट आते हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो है टॉपिक आपका कोरियर ऑफ राइनलैंड है, हैम्सबर्ग एम्पायर है। कोरियर ऑफ राइनलैंड मैं पढ़ा चुका हूँ। क्या होता है कि वो आगे उस पर एक लेप्जिग, क्या नाम था उस कंट्री का? लेप्जिग। कुछ इस टाइप की ही स्पेलिंग है इसकी। लेप्जिग जो था वो कहाँ था? जर्मनी में। कहाँ था? जर्मनी में। और नेपोलियन कहाँ का था? सर वो फ्रेंच में। फ्रांस का था, ठीक है। तो नेपोलियन पहले जाता है कहाँ जाता है, मतलब न्यूरम्बर्ग है, कौन सी जगह देखना जरा एक बार चेक कर लो। राइनलैंड थी, ठीक है। तो राइनलैंड से जाता है नेपोलियन कहाँ पर? आपका लेप्जिग, ठीक है। तो बोथ प्लेसेस आर इन सिचुएटेड इन जर्मनी। और ये अगर देखा जाए तो लेप्जिग की जो लोकेशन है 792 किलोमीटर है। कहाँ से? फ्रांस से 792 किलोमीटर दूर है। और यहाँ से जो एल है यानी लेप्जिग जो है ये कितना दूर है? 500 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जब इसे अटैक करने जाता है तो 500 किलोमीटर दूर जाने पे जो भी इसने आसपास के कंट्रोल किए थे वो सभी उसके जो राज्य हैं, सभी जो उसके स्टेट्स हैं, सिटीज़ है, वो उसके हाथ से निकल जाता है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? कोरियर ऑफ राइनलैंड। यानी राइनलैंड के आसपास जो भी चीज़ें थी वो उसके हाथ से निकल जाती हैं, जो भी उसने कॉलोनीज अपनी बसाई थी वहाँ पे। नेक्स्ट है हैम्सबर्ग एम्पायर। हैम्सबर्ग एम्पायर के बारे में हमने पढ़ा है कि रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया और हंगरी। एक ऐसा ही एम्पायर था जिसने ऑस्ट्रिया और हंगरी पे रूल किया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लिबरलिज्म। भाई कासिम, लिबरलिज्म को हिंदी में उदारवाद कहते हैं, क्या कहते हैं? और लिबरलिज्म जो वर्ड आता है वो लिबरल से आता है। और लिबरल जो है, अगर हम ये आपका लिबरल है, इसमें अगर मैं TY जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा?
एल हटा के अगर हम कर दे तो ये लिबर्टी हो जाएगा, ठीक है। और लिबर्टी मीन्स क्या होता है, क्या होता है? लिबर्टी मीन्स होता है आज़ादी, ठीक है। तो लिबरल मीन्स होता है कि आप हर चीज़ के लिए आज़ादी दें, कि किस तरह से उसमें चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, हम कैसे अपनी सोच को और कैसे अपनी स्वतंत्रता वापस ले सके, वो सारी चीज़ें लिबरलाइजेशन में आती हैं। तो लिबरलाइजेशन उसे कहते हैं उदारवाद होना, हर किसी के लिए उदारवाद होना, हर किसी चीज़ को मौका देना, हर इंसान को मौका देना। सो हाउ इट वाज रिलेटेड टू फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन से कैसे रिलेटेड था बताइए? सर वहाँ पे भी क्योंकि लोग सर आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, अपनी डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे थे, तो सर वो लड़ रहे थे तो उसी को हम बोलेंगे लिबरल की। और क्योंकि ये आइडियोलॉजी हमें ये बताती है कि कैसे हम अपनी आज़ादी को वापस ले सकें। देखो आज़ादी हर चीज़ की होती है, राइट टू लिबर्टी होती है, राइट टू स्पीक होता है, ठीक है, राइट टू रिलीजन होता है। तो मोस्ट ऑफ थिंग्स के लिए वहाँ पे जो आज़ादी थी नहीं थी। तो इससे इंस्पायर होकर वहाँ के जो यूरोप के जो लोग थे, फ्रांस के, खास करके जो फ्रांस के लोग थे, वो ये चाहते थे कि क्या हो, कि उनको भी आज़ादी मिले। और ये जो आज़ादी मिले तो इसके लिए उन्होंने इस चीज़ की डिमांड की। तो कह सकते हैं कि जो लिबरलाइजेशन था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड था, कि उन्होंने कहा कि हमें भी ये प्रॉपर वे में चाहिए, क्या, लिबरलाइजेशन, यानी कि आज़ादी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है एले। एले जो है एक तरह का टेक्सटाइल मटेरियल था, ठीक है, इसके बारे में बहुत कम बताया गया है। टेक्सटाइल मटेरियल था दैट वाज डिफरेंट लेंथ, इनकी अलग अलग शहरों में, अलग अलग कंट्री में अलग अलग लेंथ थी। कंट्रीज़ लाइक फ्रैंकफर्ट और मीन्स और फ्रैंकफर्ट में दोनों जगह इसकी अलग अलग लेंथ थी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ज़ोल्वेरियन। देखिए ज़ोल्वेरियन जो है इसने क्या किया था नेपोलियन ने, कि 39 स्टेट्स को एक इसकी यूनिटी बना दी थी, ठीक है। और ये 39 स्टेट्स जरूरी नहीं है कि फ्रांस में हो, ये 39 स्टेट्स जो थे उसने जहाँ जहाँ कब्ज़ा किया था, कासिम ध्यान सुनना, जहाँ जहाँ उसने कब्ज़ा किया था वहाँ वहाँ उसके 39 स्टेट्स थे, ठीक है। तो उसने हर स्टेट में अपना ये बना रखा था कि आप एक स्टेट पार करेंगे एज अ ट्रेडर, यानी कि अगर आप ट्रेडर हैं, तरुण बात समझ में आ रही है? अगर आप हाँ टैक्स सिस्टम तो था। हाँ, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको, ट्रेडर की स्पेलिंग ये होगी, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको हर एक स्टेट को पार करने में 5% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे निपटने के लिए जो यहाँ के जो लोग थे, कहाँ के, जर्मन स्टेट्स के, उन्होंने क्या किया कि अपनी एक यूनियन बनाई जो कि कस्टम यूनियन कहलाती है। और ये यूनियन कब बनाई थी? 1834 में। और इस यूनियन को ज़ोल्वेरियन कहते हैं, ठीक है। हो सकता है तुम्हारे हिंदी मीडियम बुक में भी हो, तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो ज़ोल्वेरियन किसे कहते हैं? जो कि एक कस्टम यूनियन बनाई गई थी, किसके द्वारा? जर्मन स्टेट्स के द्वारा, यानी कि एक इनकी यूनिटी थी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कंजर्वेटिव। देखिए ये कंजर्वेटिव जो है तरुण, यही आपके चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। कंजर्वेटिव उसे कहते हैं जो पुरानी, बताओ किसे कहते हैं? सर जो पुरानी, जो हमारी जो उनकी जो चलती आ रही है वो अपने चलाते हैं, वो राजा महाराजा की तरह जो रहते हैं, लेकिन ये लोग बहुत अमीर भी होते हैं जी। और ये लोग हमेशा मोनार्की को सपोर्ट करते हैं। हाँ जी। और यहाँ जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, पीपल विद ट्रेडिशनल थिंकिंग यानी कि दे डिड नॉट वांट टू एनी चेंज, और वो ये भी दे वर द सपोर्टर ऑफ द मोनार्की गवर्नमेंट, ठीक है। किसी भी तरह का चेंजेस नहीं चाहते थे, और सपोर्टर किसके थे? मोनार्की गवर्नमेंट रहते हैं। और दे वर ऑल्सो वेरी रिच। क्या थे ये लोग? रिच थे, हाँ, क्योंकि वो राजा महाराजा के उस तो अगर हम आज की डेट में एग्जांपल दें ऐसे कंजर्वेटिव्स का, तो एग्जांपल क्या होगा बताइए? जितने भी रिच पर्सन्स हैं इंडिया के, टॉप मोस्ट जो पर्सन्स हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हाँ जी, मुकेश अंबानी कह सकते हैं, जो पेंडेमिक वगैरह है इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उन्हें क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव्स कहेंगे, ठीक है। तो कंजर्वेटिव, देखिए अब बात यहाँ पे, अब कह सकते हैं नेपोलियन वर्सेस कंजर्वेटिव लड़ाई हो गई थी। क्यों हो गई थी? नेपोलियन वर्सेस कंजर्वेटिव। सर ये दोनों अपोजिट थे भी? जी बिल्कुल। नेपोलियन और कंजर्वेटिव्स जो थे एक दूसरे के अपोजिट थे। अपोजिट क्यों थे? क्योंकि नेपोलियन चाहता था कि यूनाइट करना, सबको एक करना, हालांकि डेमोक्रेसी की फेवर में ये भी नहीं था, लेकिन ये सबको चाहता था यूनाइट करना। इसने राइट ऑफ बर्थ, यानी कि जो प्रिविलेजेस होते हैं, प्रिविलेजेस किसे कहते हैं? सर जो विशेष अधिकार जो बर्थ से मिलते हैं, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट था ये, कौन? नेपोलियन। लेकिन ये इसके फेवर में थे, ठीक है। और नेपोलियन किस चीज़ के अगेंस्ट था? राइट टू प्रॉपर्टी के अगेंस्ट था, ठीक है। ये चाहता था कि सबको लिबर्टी इक्वल मिले। ये फेवर में किसके था? लिबरलिज्म के। और ये इसके अगेंस्ट थे, लिबरलिज्म के, ठीक है। तो इस वजह से ये एक दूसरे के
अपोजिट थे मतलब अपोजिट थे तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए, और जब दुश्मन बन गए तो दुश्मनी में क्या होती है, लड़ाई भी होती है, और लड़ाई जब होती है तो लड़ाई में किसी की हार होती हार या जीत होती है। तो इस लड़ाई में भी किसी की हार हुई, और वो हारने वाला कौन था, नेपोलियन। नेपोलियन। तो इस वॉर में नेपोलियन की हार हुई थी। तो इस वॉर में जब नेपोलियन की हार हुई तो उसके बाद एक ट्रीटी साइन की गई, ट्रीटी कहते हैं एक संधि को, किसे कहते हैं कासिम, संधि को। तो संधि किसे कहते हैं, सर जो भी मतलब एक तरह से कॉन्फ्रेंस होता है, उस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ें मानी जाती हैं कि आज के बाद पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर सिटी या पर्टिकुलर रीजन में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो ये ट्रीटी कहाँ की गई थी, वेना में, और वेना कहाँ है, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। तो ये की गई, कब की गई थी, 1815 में, ठीक है। कब की गई थी, 1815 कहाँ की गई थी, वेना में। ऑस्ट्रिया, हाँ वेना कहाँ है, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। क्यों की गई थी ट्रीटी, ये क्यों की गई थी, सर नेपोलियन की वजह से, क्योंकि नेपोलियन पावर है। क्योंकि नेपोलियन उस वॉर में डिफीट हुआ था। तो डिफीट के बाद एक कॉन्फ्रेंस किया गया था, दैट इज़ कॉल्ड ट्रीटी ऑफ वेना, ठीक है। तो इस ट्रीटी ऑफ वेना में क्या किया गया था कि ये बताया गया था कि जितने भी नेपोलियन के पावर हैं हम सबको एबॉलिश करेंगे और रीस्टोर मोनार्की करेंगे। रीस्टोर मोनार्की मतलब, रीस्टोर मतलब होता है वापस। हाँ वापस लाना, और मोनार्की गवर्नमेंट तो जानते हो क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा साथ साथ ये भी कहा गया था कि ये जितने भी लॉ लेके आया था, कौन, नेपोलियन, उन सभी लॉ को वापस लेके आना है, या फिर उन पे स्टे लगाना है, या फिर उनको ख़त्म करना है। तो नेपोलियन कौन कौन से 2-3 लॉ लेके आया था, बताओ। सर कि वो बर्थ राइट को हटा देंगे। हाँ, तो दोबारा से प्रिविलेजेस दे दिए गए थे, दोबारा से राइट टू प्रॉपर्टी सबको दे दी गई थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि 1789 का जो वॉर हुआ था वो हुआ था फ्रांस में। कहाँ हुआ था, फ्रांस में। ठीक है। और किसके अगेंस्ट हुआ था, सर ये मोनार्की गवर्नमेंट की। लुई 16 के अगेंस्ट हुआ था, ठीक है। तो लुई 16 जो था वो कौन था, सर फ्रांस को ही वॉज बिलोंग टू बर्बन फैमिली, ठीक है। तो जो बर्बन फैमिली थी, वो बर्बन फैमिली क्या थी कि नेपोलियन ने उसे एबॉलिश कर दिया था, कि ख़त्म कर दिया था, कि इस फैमिली का अब कोई भी हमारे सामने नहीं आएगा। लेकिन उसको भी रिस्टोर किया गया कि हम वापस से बर्बन फैमिली को लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ सर। ठीक है। अब बात करते हैं ट्रीटी ऑफ वेना। जो ट्रीटी ऑफ वेना था, यहाँ तक हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। ट्रीटी ऑफ वेना का मतलब समझ जाना, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो समझ जाना कि ट्रीटी ऑफ वेना में ऐसा हुआ था कि एंड ऑफ नेपोलियनिक पीरियड, ठीक है। नेपोलियन का जो पीरियड था वो उसमें एंड हो गया था, ठीक है। इसी बीच में अब इनकी एंट्री होती है, इनका नाम है गिस्पी मैज़नी। क्या नाम है, गिस्पी मैज़नी। तो गिस्पी मैज़नी जो थे एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। कौन थे, इटालियन रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशनरी क्या होता है, सर जो रेवोल्यूशन जी, रेवोल्यूशन को क्या कहते हैं हिंदी में, सर रेवोल्यूशन को मतलब लड़ा, वो नहीं। हाँ जी, हिंदी मीडियम, बताइए क्या कहते हैं, बताइए, सर मेरे ख्याल से रेवोल्यूशन को बताओ। मोदी जी के फैन लग रहे हो, क्या कहते हैं, सर ये तो वही लग रहा है मुझे, लड़ाई वगैरह जो क्रांति, ठीक है। क्रांति हिंदी में से क्रांति कहते हैं। तो क्रांति का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ में सडन चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। क्या होता है, सडन चेंज। ठीक है। तो रेवोल्यूशनरी जो होते हैं सडन चेंज कैसे करेंगे तरुण, सर रेवोल्यूशन कर देंगे सर, मतलब लड़ाई। जी, सडन चेंज वो कैसे करेंगे का मतलब है क्या फॉलो करेंगे, वायलेंस या नॉन वायलेंस, वायलेंस। वायलेंस फॉलो करेंगे। वायलेंस नॉन वायलेंस क्या होता है भाई, सर हम बताएं, सर वायलेंस वो होता है जो लड़ाई के द्वारा। वायलेंस कहते हैं हिंसा, किसे कहते हैं, हिंसा। और हिंसा किसे कहते हैं, हिंसा मतलब लड़ाई झगड़े को हिंसा कहते हैं, ठीक है। तो जो रेवोल्यूशनरीज होते हैं वो क्या करते हैं कि वायलेंस को फॉलो करते हैं और बहुत जल्दी उसका रिजल्ट भी आता है। तो 1857 में हमारे इंडिया में जो रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, उसे रेवोल्यूशन क्यों बोलते हैं, सर वो भी क्रांति थी वो। जी। वायलेंस से हुआ होगा। तो आप तीनों मुझे बताएंगे कि अगर हम सोसाइटी में चेंजेस चाहते हैं तो रेवोल्यूशन होता है शॉर्ट टर्म के चेंजेस के लिए, अगर लॉन्ग टर्म के चेंजेस चाहते हैं तो क्या होता है, तो लड़ाई होती वॉर। आप चुप रहो, ठीक है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म का चेंजेस, देखो सिंपल सा है, अगर हम रेवोल्यूशन मतलब शॉर्ट चेंजेस चाहते हैं, जल्दबाजी में शॉर्ट टर्म में चेंजेस चाहते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो रेवोल्यूशन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और रेवोल्यूशन किसे फॉलो करता है, हिंसा को फॉलो करता है, यानी वॉयलेंस को फॉलो करता है। इट मीन्स कि ऐसे चेंजेस जो कि एनवी को फॉलो करे, यानी कि नॉन वॉयलेंस को फॉलो करे, तो उसे क्या कहते हैं, मूवमेंट। क्या कहते हैं, मूवमेंट। ठीक है। और मूवमेंट को क्या कहते हैं हिंदी में,
सर वो धर्म क्या कहते हैं सर? आंदोलन, आंदोलन। ठीक है। सर जो की बात और जो धरना प्रदर्शन जो होता है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसका, आंदोलन का, ठीक है। अगर वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाए, ठीक है, पीरियड उसका ज़्यादा बढ़ जाए, ज़्यादा एक्सटेंड हो जाए, ज़्यादा लोग हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, आंदोलन कहते हैं। धरना प्रदर्शन फिर आंदोलन में चेंज हो जाता है, जैसे कि किसान आंदोलन के साथ हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ें होप्स हो कि तुम लोगों को ये चीज़ें याद रहेंगी कि डिफरेंस क्या है रेवोल्यूशन और मूवमेंट में, ठीक है। क्या डिफरेंस है? सर एक बात पूछनी थी जी, सर। जब लुइस मतलब उन्होंने बताया था कि वापस आ गई थी, तो बॉर्बन फैमिली का कौन आया था वापस? कोई ना कोई होगा भाई, कोई ना कोई। ये तो फिर भी बहुत जल्दी ले आते हैं। कब की बात है ये? सर ये 1815 की बात है, ठीक है। ये 1815 की बात है, लेकिन रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1789 में। आप 89 से 1815 ऐड कर लो, कितने हो जाएंगे ये? सर ये होगा 25 ईयर्स के आसपास होंगे, ठीक है। ये तो 25 ईयर्स में कोई ना कोई तो होता ही है फैमिली मेम्बर का, तो उसको बना देंगे, ठीक है। अभी भी गांधी जी की फैमिली का कोई ना कोई है इंडिया में, जैसा आप लोगों को पता ही होगा। तो होप्स हो कि भाई कासिम आपको पता चल गया होगा रेवोल्यूशन और मूवमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। रेवोल्यूशन को कहते हैं क्रांति, मूवमेंट को कहते हैं आंदोलन। जो ऐसे चेंजेस जो हम चाहते हैं कि आराम से हैं, जो लड़ाई झगड़े से ना आए, उसे आंदोलन कहते हैं। गांधी जी ने अपनी लाइफ में बहुत सारे आंदोलन किए और बहुत सारे वापस भी ले लिए। तो तुम मुझे किसी 2 आंदोलन के नाम बताओगे? कासिम बताओ भाई। सर वो देश छोड़ो सर किसने बोला था? भारत छोड़ो आंदोलन, हाँ। ठीक है, 1942 में हुआ था। किसके जरिए हुआ था? महात्मा गांधी। और सर करो या मरो, डू और डाई। हाँ, ये उन्होंने किया था, गांधी जी ने किया। गांधी जी ने किया था। ये सब नहीं, जो मेन मूवमेंट है उनके, वो ये है असहयोग आंदोलन है, ठीक है। और सभी ने अवज्ञा आंदोलन है। असहयोग आंदोलन कौन सा था? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। सभी ने अवज्ञा कौन सा था? सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट था, ठीक है। बहुत बड़े गधे हो भाई तुम दोनों, हिंदुस्तान के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो। सर हम तो सर बता चीज़ें ज़रा बताया करो, साथ में डेट भी बताया करो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि हमें पता चल गया एक्चुअल में कि आंदोलन और क्रांति में क्या डिफरेंस है। नाउ वी कम टू द टॉपिक। टॉपिक हमारा ये चल रहा था कि रेवोल्यूशनरीज था, वो कौन था? रेवोल्यूशनरीज था कौन? गिस्पी मैज़नी, ठीक है। तो इसको क्या दिक्कत थी भाई, क्या जरूरत पड़ गई रेवोल्यूशन करने की? इससे पहले हम देखते हैं कि इसका बर्थ प्लेस क्या था। तो बर्थ प्लेस क्या था? जिनेवा। क्या था? जिनेवा कहाँ पर है? वो इटली में ही है, ठीक है। और जिनेवा जो सिचुएटेड है वो लिगुरिया से 55 किलोमीटर दूर है। कहाँ से? लिगुरिया। से 55 किलोमीटर जी, दूर है। लिगोरिया से 55 किलोमीटर दूर है। लिगोरिया से 55 किलोमीटर दूर वैसे ही हुआ जैसे दिल्ली से गाज़ियाबाद, ठीक है। तो इतने डिफरेंस पे वो लिगोरिया था, ठीक है। अब हम लिगोरिया क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि जिनेवा में ये पैदा हुआ और लिगोरिया में इसे जेल में डाल दिया गया। क्यों जेल में डाल दिया गया? रेवोल्यूशन के कारण। अब रेवोल्यूशन क्या किया गया होगा? फ्रेंच वाले में तो सर ये रेवोल्यूशन ये किया गया था कि ये ही वॉज बॉर्न इन इटली, और इटली में उस समय यूनिफिकेशन नहीं हुई थी, यानी कि इटली का एकीकरण नहीं हुआ था। हर प्रांत के अलग अलग लोग मानने वाले थे, कहीं पे कोई गवर्नमेंट, कहीं पे कोई सी गवर्नमेंट। वो चाहता था वन नेशन वन गवर्नमेंट, ठीक है। कौन चाहता था? गिस्पी मैज़नी, ठीक है। लेकिन उसने इस बात का आंदोलन किया, उसको जेल में डाल दिया गया। जेल में कब डाला गया था? सर 1831 में, ठीक है। वो पैदा कब हुआ था? 1807 में, ठीक है। 1807 में पैदा हुआ, 1831 में डाल दिया। तो जब जेल में गया हुआ तो उसकी एज क्या होगी? 24, ठीक है। क्योंकि 7 और 4 11 और प्लस 20 का तो 24 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए गिस्पी मैज़नी की जो थिंकिंग थी वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसकी ये थिंकिंग थी कि उसके अकॉर्डिंग क्या थिंकिंग थी भाई, बताओ। गिस्पी मैज़नी के अकॉर्डिंग गॉड ने एक कंट्री बनाई है और उस कंट्री में उसी को रहना चाहिए जो उस कंट्री का मेन, मतलब जो वहाँ पे पैदा हुआ है, ठीक है। कोई बाहर वाला ना आके रहे, किसी भी कंट्री के टुकड़े नहीं करने चाहिए और सबको मिलजुल के रहना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग था ये? गिस्पी मैज़नी के अकॉर्डिंग था। और इसीलिए उसने इटली की यूनिफिकेशन के लिए क्या किया तरुण? सर मतलब उसने इटली के यूनिफिकेशन के लिए उसने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई, ठीक है। और वो सीक्रेट सोसाइटीज़ जो बनाई उसके फॉलोवर्स थे फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में, बेल्जियम में, हर जगह थे उसके ये सारे सपोर्टर्स थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये करेंगे कि उन सपोर्टर्स ने मिलकर क्या किया और उनकी क्या वैल्यू थी, और वो किस तरह से काम कर रहे थे, क्या इसको कामयाबी मिलती है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही था। एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। बैठो भाई तुम।
फ्रेडरिक सोरियो कौन था? सर एक वो भी ही वॉज अ फ्रेंच पेंटर एंड अर्नेस्ट रेनान जो थे फ्रेंच फिलोसफर थे जिन्होंने नेशनलिज्म के लिए एक लेक्चर दिया था। कहाँ पर? और एक, हाँ, एक आपकी यूनिवर्सिटी, वो देख लेना, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया है। सिविल कोड ऑफ 1804 भी हमने पढ़ लिया है। इसको और किस नाम से जानते हैं? नेपोलियनिक कोड के नाम से जानते हैं। कार्ल कास्पर फ्रिट्ज जो थे वो जर्मन पेंटर थे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मगर अगर आ गए तो इनको याद करना मुश्किल है, इसको इसलिए इनको बार बार करवाया जा रहा है। अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं वो इसका ये है, लिबरलाइजेशन एंड कंजर्वेटिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ वेना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और गिस्पी मैज़नी का इंट्रोडक्शन भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ये 10th क्लास के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। इसके बाद भी हम नेशनलिज्म वाला ही चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, लेकिन वो इतना हार्ड नहीं क्योंकि वो इंडिया के बेस पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे आते हैं। लिबरलाइजेशन क्या होता है तरुण? सर लिबरलाइजेशन सर वो उदारवाद, उसको हिंदी में उदारवादी भी बोलते हैं। और सर ये मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड में था, क्योंकि सर जो लिबरलाइजेशन होता है उसमें सर वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ते हैं। और सर वो और हाँ बिल्कुल, डिमांड भी इस चीज़ की करते हैं, ठीक है। और रेवोल्यूशनरीज एज अ रेवोल्यूशनरीज भी उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, मतलब हिंसा भी अपना सकते हैं। नेक्स्ट डिफाइन एलए। एलए क्या होता है? टेक्सटाइल मटेरियल है, जो कि कंट्री वाइज उसकी जो लेंथ होती थी वो अलग अलग होती थी, ठीक है। अब लेंथ क्या होती थी ये तुम्हारे बुक में अच्छी तरह से मेंशन किया गया, सुन रहे हो, वो देख लेना उसे। नेक्स्ट है ज़ोल्वेरियन। ज़ोल्वेरियन जो था कस्टम यूनियन था, जो कि मोस्ट ऑफ जर्मन स्टेट्स ने इसको ज्वाइन किया था, ठीक है। नेक्स्ट है कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स हमें पता है कि ट्रेडिशनल थिंकिंग को फॉलो करते थे। तरुण, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? ट्रीटी ऑफ वेना जो है ये इसकी डेट जो है 1815 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम बना रहा हूँ, आप दोनों को बताना है किस डेट में क्या हुआ था। हाँ जी कासिम, आपको बताना है कि किस डेट में क्या हुआ था। तो मैं यहाँ पे कुछ लिखता जा रहा हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। 1834 में बताइए क्या हुआ, सर कौन बताएगा? कोई बता दो, सर हम बोलो। सर 1834 में सर जो ज़ोल्वेरियन का एक मतलब एक कस्टम यूनियन बनाया गया था जिसे ज़ोल्वेरियन कहा गया था। किसने बनाया था उसे? जर्मन स्टेट ने, ठीक है। 1815 में क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ वेना, ठीक है। और वेना कहाँ है? सर हमारा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रिया, ठीक है। और सर 1831 में सर उसको गिस्पी मैज़नी को जेल में मतलब बंद किया गया जी, इसको क्या किया गया था? एक्साइल किया गया था, ठीक है। तो एक्साइल क्या होता है? सर क्या है करना? जी बिल्कुल, ठीक है। किसको किया गया था? गिस्पी मैज़नी को, ठीक है। इसके अलावा एक और डेट है जो कि हम देख सकते हैं, आपका 1807 है। 1807 में क्या हुआ था? गिस्पी मैज़नी का बर्थ, पैदा हुआ था। ठीक है। क्या हुआ था भाई कासिम? कौन? जी, तो गिस्पी मैज़नी कहाँ पैदा हुआ था? सर लाइबेरिया, जिनेवा, सर जिनेवा में ठीक है। होता सर उसको तो मतलब एक्सेल किया। और जिनेवा कहाँ है? सर ये उधर है सर इटली में। इटली में, ठीक है। कहाँ है? सर 55 किलोमीटर दूर है उससे उससे मतलब जी हाँ, जहाँ से उसको लाइगोरिया से वो 55 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट हमने इसमें जो किया था आपका कौन सा क्वेश्चन था आपका? ये कोरियर ऑफ राइनलैंड। तो राइनलैंड जो हमने देखा था इसकी क्या थी डिस्टेंस फ्रांस से? सर 792 किलोमीटर। कितनी थी? 792 कहाँ से? सर फ्रांस से, ठीक है। और जो आपका नेक्स्ट कंट्री है उसका क्या नाम है? लेप्जिग, ठीक है। लेप्जिग कहाँ पर है? सर ये सर राइनलैंड से 7 देखिए ये दोनों ही जो जगह है, लेप्जिग और राइनलैंड, दोनों ही जर्मनी में है। कहाँ पर है? जर्मनी में। ठीक है। और लेप्जिग जो है इससे राइनलैंड से राइनलैंड से लेप्जिग जो है वो 500 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसके बारे में होप सो आप दोनों को पता चल गया होगा अच्छी तरह से कि क्या आपने उसमें बताने की कोशिश की है, ठीक है। ये डेट सारी याद रखना, बहुत अच्छी तरह से इसे याद रखना, ठीक है। और हाँ वो तो तुम्हें मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। 60 क्वेश्चन हैं टोटल। और कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, तो समझ में आया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो होप्स हो कि आप लोग इसे घर जाके अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और कोई भी अगर समस्या आए तो आप मुझसे बोल सकते हैं और कमेंट में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, इसके पार्ट 3 के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और किसी न किसी टॉपिक से कनेक्ट रहिए, ठीक है। थैंक यू।